आप देख रहे हो PTV9 और मैं दीपक कोटेकर। इस वक्त विरार के पूर्व के इलाके में, जो इलाका हाईवे से सटीक है, उस इलाके में आनंद धाम गौशाला करके ये संस्था है। और इस संस्था में जो गौशाला, जो गाय जो कत्ल खाने में जाती है उसको बचाया जाता है। जो गाय रास्ते पे घूमती है, जिसका कोई वारिस नहीं रहता है, उस गाय को यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पे कई ऐसी गाय है जिनका इलाज किया जाता है। हम इस वक्त इस गौशाला के जो गौरक्षक है उनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे जो गौ माता है उनके आप किस तरीके से इलाज करते हैं, किस तरीके से उनका संगोपन करते हैं? हम लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ की गाय हैं, हम लोग जिससे बाहर की गाय आ जाते हैं, कत्ल खाने से हम लोग बचाते हैं। इसके ला करके हम लोग सेवा यहाँ पे करते हैं। दवा हो गया, डॉक्टर हफ्ते में 2 बार आते हैं, यहाँ पूरी चेक करते हैं। यहाँ दवा हम लोग सब मिल करके करते हैं। इसकी जो सुबह शाम दोपहर 4 टाइम की खाना है, हम लोग एक प्रकार से खाना दिए जाते हैं। यहाँ जो दूध होता है, यहाँ बाहर हम लोग दूध देते ही नहीं। हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, 40 के हो गए, गरीब लोग आते हैं, चाय छाछ के लिए हम लोग ऐसे प्रसाद दिया जाता है। जिससे घर में किसी मम्मी को दूध नहीं आता, ऐसे हम उनको दूध दे सकते हैं, ऐसे हम लोग उसको दूध देते हैं। अब तक कितनी गाय जो आपके गौशाला में स्थापित है? अपने गांव, अपने जो यहाँ पे हैं 65 गाय हैं। 65 गाय है, तो इन्होंने इनके पास जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी देने की कोशिश की। कहने का मामला ये है कि आज गौरक्षक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत सारे गौरक्षक हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन बहुत ऐसी संस्था है जो सही में गौ की रक्षा करनी चाहती है। उसमें से एक आनंद धाम गौशाला करके है। यहाँ पर गौशाला में गाय की रक्षा भी की जाती है, उनका सही तरीके से इलाज भी किया जाता है। और इनका जो दूध आता है, उस दूध को यहाँ के जो गांव के लोग हैं, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको दिया जाता है। यहाँ पर रोजाना भोजन में छाछ दिया जाता है। इस तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जाती है। कहने का मामला ये है कि ये मार्गशीर्ष महीना, और मार्गशीर्ष महीने में यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारी जो महिला वर्ग है वो लक्ष्मी जी का व्रत करती है। और अपना व्रत छुड़वाने के लिए उनको अपना जो निवेद्य जिसको कहा जाता है, जो पंच पकवान हमारे घर में बने जाते हैं, वो गौ माता जब तक खाती नहीं है तब तक हमारा व्रत पूरा होता नहीं। ऐसे में गौ रक्षा के लिए ऐसी संस्था अगर आगे आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि इस ऐसे संस्था में जुड़े हुए आनंद धाम जो गौशाला है उसको हम एक बार आकर यहाँ का पूरा नज़ारा देखें। हम आगे की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं और इसके आगे हम आनंद धाम के भोजनालय में जाकर वहाँ की क्या स्थिति है, किस तरीके से भोजन बांटा जाता है, वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हम आनंद धाम के भोजन घर में, जहाँ पे भोजन बनता है, वहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का दान लिया नहीं जाता है। यहाँ पर माता जी की झोली रखी है। झोली में अगर आप चाहे, अगर आपको देने की आशा है, अगर आपको इच्छा है, तो एक मुट्ठी भरकर यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं, वो भी आपका दान हो सकता है। आइए हम आपको ले चलते हैं भोजन घर में, किस तरीके से यहाँ पर खाना बनता है। भोजन में कितने लोग सेवा में लगे रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भोजन घर है, काफ़ी साफ सुथरा, अच्छे तरीके से। आज जो कोरोना की वजह से जो महामारी फैली उसके होने के बावजूद सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, सोशल डिस्टेंस का पालन रखकर, स्वच्छता से यहाँ पे भोजन बनाने की पूरी कोशिश होती है। यहाँ पे रसोई घर है, रसोई घर में महिला है, महिला अच्छे तरीके से भोजन बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हुई, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्ते माता जी, कितने साल से आप यहाँ पे खाना बना रही हैं? 21 साल से इधर सेवा करती हूँ। सेवा कर रही हैं 21 साल से। आपका क्या अनुभव है? उनको इधर मंदिर में छाछ पिलाता है, चाय देता है, फ्री में सेवा करता है। सबको 25-30 मानस का हर दिन खाना देता है, सबको फ्री में सेवा करता है। कितने मतलब आप रहने वाली कहाँ पे? मैं विरार में रहती हूँ। तो आप विरार से यहाँ पे आती है? हाँ। विरार से आप कैसे आती है यहाँ पे? रिक्शा में आती हूँ। रिक्शा का पैसा कौन देता है आपको? बस में आती थी कायम आते, पर अभी बस बंद हो गया है, इसलिए रिक्शा में आना पड़ता है। तो अभी 3 दिन इधर रुकती हूँ, और बाद में मेरे घर पर जाती हूँ। घर में कौन कौन रहता है आपके? एक मेरी लड़की है, खाली एक लड़की है? मेरे किसी को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि अकेली माता जी अपने सेवा में कुछ जो अपना समय है वो इस आनंद धाम में देकर अपना एक कार्य कर रहे हैं। इसके आगे की पूरी जानकारी यहाँ के जो संचालिका माता जी है उनसे हम बातचीत करेंगे।
आनंद धाम के गौशाला में हमने आपको गौशाला किस तरीके से जो गौशाला में जो गाय हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे संगोपन होता है वो दिखाया। फिर हम आपको भोजनालय लेके गए, मंदिर लेके गए। अभी हम आपसे मिला रहे माता जी को, जिनको मराठी में आई कहते हैं, माता जी कहते हैं, जो ये पूरे जो गौशाला है वहाँ उसको चलाती है। तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं। कितने साल से आपका ये जो संस्था है वो चल रही है? अभी 21वां साल चल रहा है। अभी 21वां साल चालू है। कौन से साल में आपने इस गौशाला की स्थापना की थी और क्या सोचकर आपने इस गौशाला को स्थापित किया? 2000 के साल में हम लोग इस जगह में आए थे और 2001 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इधर गौशाला और अन्न क्षेत्र की स्थापना किया था मैंने। और मेरा इधर ये संस्था शुरू करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हम लोग लोगों को मानवता और जीव दया की तरफ लेके जाना चाहते हैं। धर्म से ऊपर आओ, कर्म को समझो, मतलब कर्म के सिद्धांत को समझाते हैं लोगों को। और अपने सनातन संस्कृति जो है, मतलब ईश्वर ने इंसान बनाया है, धर्म नहीं बनाया है, वो चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और ये संस्कृति अपने को मिली किधर से, तो वो कोई अभी तक अपने हिंदू भी ज़्यादा नहीं जानते कि गाय के दूध में से मिली ये संस्कृति और समझ जो है वो अपने को इंसान को जब आदि मानव थे ना, तभी कैसे पशु के जैसे मानव जीते थे, तभी पता नहीं था कि संस्कार क्या है, अपना ये जो सभ्य जीवन क्या है। तो जब भी उन लोगों को बिना ज्ञान के ही भटकते थे ना खाना पीना ढूंढने के लिए, उस वक्त उन लोग ने गाय का दूध पीने को शुरू किया। उस वक्त से उनके अंदर अपने मनुष्य के अंदर परिवर्तन होकर सभ्यता आने को शुरू हुई है। तो उसके बाद हमको समझ आई, संस्कार आए, संस्कृति मिली। उसके बाद हम लोग ये इंसानों का जीवन जीते। तो अब तक हम मानव नहीं होते, दानव नहीं होते। तो ये जो अपने को मानवता मिली है वो गाय माता से मिली। इसके लिए गाय का संवर्धन करना, गाय की रक्षा करना, लोगों को गाय की सेवा और रक्षा का महत्व समझाना, ये सब चीज़ों के लिए गौशाला शुरू किया मैंने। और जीव दया का मैसेज लोगों तक पहुँचने के लिए मैंने अन्न क्षेत्र शुरू किया। आपके पास जो गाय है, हमने ऐसा सुना है कि वो गाय कत्ल खाने से सीधा आपके पास आ गई। तो ये पूरा मसला क्या है? हमारी जो गौशाला है ना, वो वृद्ध और बीमार गायों के लिए और निराश्रित गाय, मतलब जो गाय दूध नहीं देती है, बछड़े नहीं दे पाती है, मतलब बहुत सारी संस्था ऐसी है जो लोग खाली यूज़ करने के लिए, बिजनेस के लिए गाय को संभालते हैं। तो वहाँ पे कैसा होता है, गाय को दूध निकालने के लिए भी पगार पे ज़्यादा नहीं रखते आदमी लोग, पैसा बचाने के लिए मशीन यूज़ करते हैं, पंप यूज़ करते हैं। तो पंप से दूध खींचते हैं ना, तो कितनी बार गाय दूध ऊपर खींच लेती है, दूध निकलता नहीं, लेकिन उन लोगों का फिक्स टाइम रहता है 15 मिनट पंप चलाने का। तो पंप चलता रहता है ना, दूध खींच के रखने के बाद में दूध का गांठ बनता है। तो फिर वो गांठ के गाय को बीमारी हो जाती है। फिर उसको जब भी उसका बच्चा होता है ना, हर बार उसको गांठ अंदर फंस होके धीरे धीरे दूध का आंचल बंद हो जाता है, 1-2 करके बंद होने लगता है। फिर उपयोग की नहीं रहती है। तो फिर क्या करते हैं, लोग छोड़ देते हैं उसको। फिर संभालना क्या फ़ायदा नहीं है ना, जिएगी तब तक उसको पोसना है। तो ऐसी जो गाय होती है ना, उसको फिर वो लोग चढ़ने के लिए ऐसे भटकने को छोड़ते हैं। तो फिर ऐसी गाय कत्ल खाने में लोग ट्रक में चढ़ा के लेके जाते हैं। तो हम लोग ऐसी गायों के लिए गौशाला चलाते हैं जो गाय उपयोग में नहीं आने वाली है। पर माँ तो माँ है, अगर दूध नहीं दे सकती है, बीमार हो गई, तो माँ को हम काट तो नहीं देंगे ना। माता जी, हमने ऐसा सुना है कि आप ज़्यादातर जो गौशाला है वो बड़े पैमाने से पैसा लेती है, दान लेती है, लेकिन आप दान लेती नहीं। इसके पीछे क्या ये सारी चीज़ें क्या है? अब क्यों ऐसा, मतलब कि अगर आपको सामने वाला देना चाहता है तो आप, मैंने मतलब ऐसा बाहर सुना है कि माता जी दान नहीं लेती, इसके पीछे क्या? मेन मुख्य चीज़ क्या है कि कभी किसी भी इंसान के अंदर कोई इस तरह की समझ आती है, कुछ ज्ञान होता है, तो मुझे सबसे पहला अनुभव ईश्वर ने ये कराया कि तेरे अंदर कुछ मैंने जगाया। तो मैंने तेरे अंदर कुछ प्रकाश किया, तो कुछ योग्यता आत्मा की देखी थी। मैंने तेरे को नहीं बोला था कि पैसे का बंडल डाल, बाद में लाइट कर। ईश्वर जो बिना मूल्य के देता है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका मूल्य लेना ये गलत है। एक सिद्धांत मेरा है। और दूसरा कि मुझे दूसरी चीज़ जब भी मुझे ज्ञान कराया, तो ये पहली बार मुझे समझा ईश्वर ने, ये पूरा संसार में चला था, मेरा किधर खाता नहीं है, मेरी शक्ति से चलता है। तो तुझे ये चलाना है, वो तुझे नहीं चलाना है, तुझे सिर्फ भरोसा रखना है, मेरी शक्ति से चलेगा। और मैं सिर्फ उनके भरोसे पे बैठी हूँ यहाँ पे, और उनकी शक्ति से चल रहा है। आज 21 साल हो गए, मैंने दान पेटी नहीं रखी है और ना किसी के पास मैं हाथ फैलाती हूँ। गायों के लिए सेवा भी हो जाती है। ऐसा है कि ट्रस्ट बनाया है, लेकिन अभी आपको चाहिए तो स्टेटमेंट निकाल के आप ले सकते बैंक का,
कभी मुझे किसी ने 1 लाख रुपया साथ में नहीं दिया आज तक। मेरे खाते में अभी भी बैलेंस 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो। गौशाला का ट्रस्ट है लेकिन फंड नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की तख्ती का रिवाज नहीं है कि जो फंड देगा उसका यहाँ पे लेबल लगेगा, प्राइस लगेगी नाम की। माता जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो आज के इस युग में इतना फास्ट ये अभी युग बन चुका है कि एक बटन दबाएंगे तो हमको सारी चीज़ मिलती है। इसके बावजूद भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी हेक्टर जमीन, वो गुरुचरण में कितनी हेक्टर जमीन, क्योंकि आप 21 साल से यहाँ पे स्थापित हैं, ये पूरी जो जमीन है आपके जमीन के बाजू की जो जमीन है, जो गुरुचरण की जमीन है, जो खास करके गौ माताओं को दी हुई जमीन है, वो कितने एकड़ में फैली और यहाँ पे कितना अतिक्रमण हुआ आपके सामने? अब यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना, तभी मेरी अभी जो जगह है ना, वहाँ से पहले पूरा रोड दिखता था, मेन रोड पूरा दिखता था, और उसके 3-4 साल के बाद अतिक्रमण शुरू हुआ मेरे आजू बाजू में, और तभी से मैं लड़ रही हूँ कि अतिक्रमण रोकिए, अतिक्रमण निकालिए, लेकिन आज तक एक भी अतिक्रमण रुका नहीं, निकला नहीं, पर बढ़ता ही गया। और ये जो 354 है, मेरे बाजू में सर्वे नंबर 354 है, गुरुचरण जो है वो 3 हेक्टर, और वो पूरा का पूरा टोटल अतिक्रमण है। उसमें थोड़ी भी जगह किधर भी बची नहीं है गाय को चरने, मेरे अंगने में भी नहीं बची, मेरे गेट के बाहर भी अतिक्रमण है, मतलब पूरा 3 हेक्टर पूरा अतिक्रमण के अंदर। और वो भी जो भी यहाँ का मत विस्तार जिनके अंडर में आता है, वो लोग के पास जब कंप्लेंट जाती है, हमारे खिलाफ भी जाती है, मेरे खिलाफ, कि कुछ ना कुछ करके इनको कुछ नुकसान करो कि ये अपना अतिक्रमण का ये जो कर रही है, हमेशा लोगों से लड़ती है, ये बंद हो जाए। इसके लिए मेरे पे गलत तरह से कार्रवाई करने को कोशिश करके जाते हैं यहाँ के मत विस्तार के लोगों के पास, तो वो खुद बोलते हैं कि उसकी ईंट मत हिलाओ जाके, क्योंकि वो पूरा मत विस्तार मेरा है और वो पूरा मैंने घर पट्टी दे के डेवलप, वो लोग मुझे वोट करते, तो मुझे छेड़ने को इसके लिए खुद नहीं आने देते, क्योंकि उसको पता है कि इसको छेड़ेंगे तो पूरा छेड़ेंगे, तो पूरा मत विस्तार उन लोगों ने इलीगल जो डेवलप किया है, उसके लिए जो लोकल है ना, वो खाली यहाँ का अतिक्रमण है ना, उन लोग को सपोर्ट करते रहते, मुझे नहीं आके परेशान करते खुद, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग अगर मेरे को छेड़ेंगे तो फिर मैं कुछ ना कुछ कार्रवाई करूंगी ना उनके खिलाफ आगे बढ़ के। तो आपने इस सारे सिलसिले में आपने जब भी शासन से पत्र व्यवहार किया, यहाँ का शासन प्रशासन में जब आपने ये बात छेड़ी, तो मैंने ये बात सुनी थी कि आपके पास PWD मिनिस्टर का एक ऑर्डर भी है जो आपके रोड के लिए पास किया गया था। क्या वजह है कि आज तक वो रोड विस्तार रूप से नहीं बना? वही है जो रोड पे अतिक्रमण जो है, जिसके लिए मैं 2000 कम से कम मैं 8 से लड़ रही हूँ, 2008 से मेरे पास पेपर वर्क है उसका सब, तो वो जो दोनों साइड पे जिसने अतिक्रमण किया है ना, उन लोगों को वहाँ से हटाई, मतलब भले उनका घर रहने दो, अतिक्रमण ही है, पर मुझे गरीब का घर नहीं निकालना, पर जो रास्ता पास हुआ है उतना रास्ता वो लोग थोड़ा कब्जा छोड़ के रास्ता बनाने को देते। इसके लिए जो मेरा प्रोसीजर चालू है, तो वो कहाँ से किस तरह से पता नहीं, उन लोगों को शासन में किसका सपोर्ट है कि PWD के ऑफिसर ने भी वो रास्ता छोड़ दिया, जितना उधर जहाँ से वो आगे का कुछ है, कितना मीटर है, 30-50 मीटर कुछ है, उतना रास्ता PWD भी छोड़ के चली गई, नहीं तो वो पुलिस प्रोटेक्शन ला के कर सकते थे, वो तो उनके पास पावर था, ऑर्डर था, और ये सारे पेपर है, वर्क ऑर्डर है, सब कुछ है, और पूरा रोड तक का, मेन रोड तक का पास हुआ है रास्ता, साइड में दोनों साइड गटर बना के उनको बनाने का पूरा प्रॉपर पासिंग मिलके ओके मिला है, पर उन्होंने वो कराया नहीं, क्योंकि वो जो 2 लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं, और 2008 से मैं उनको निकालने के लिए कोशिश कर रही हूँ। कलेक्टर के ऑर्डर है, कलेक्टर के ऑर्डर तहसीलदार के ऊपर भी है, नगर पालिका कमिश्नर के ऊपर भी है, फिर नगर पालिका कमिश्नर का, मंडल अधिकारी का भी ऑर्डर है, सारे ऑर्डर सबने दिए हुए, पर ये 2 लोगों का अतिक्रमण कोई निकालता नहीं, उसको किसका सपोर्ट है पता है, क्योंकि PWD के साहब भी चले गए छोड़ के रास्ता। आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शकों से आप क्या मांग करेंगे? क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो गौ रक्षा के लिए कायदा बनाया है अपनी सरकार ने, काफ़ी गौ रक्षक इस कार्य क्षेत्र में काम भी करते हैं, उनमें से कुछ गौ रक्षक अपना निजी स्वार्थ चलाते हैं, तो कुछ आपके जैसे सही मायने में गौ रक्षा करते हैं। तो ऐसे में आप उन सारी लोगों को और सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या सूचित करना चाहते हैं कि आगे चलकर आपको किस तरीके की मदद सरकार के माध्यम से होनी चाहिए? मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जिधर भी गौशाला है, तो जहाँ पे भी गाय होती है गौशाला में, और भले तंदुरुस्त भी हो, पर गाय है, और उसको कोई ऐसी तो समझ नहीं है ना कि कोई परोसेगा और मैं खाऊंगी, उसको तो चर के खाना है, फिर के खाना है,
तो कम से कम गौशाला के सराउंडिंग की जो ज़मीन होती है गायों के अधिकार की, वो गवर्नमेंट को फ्री रखनी चाहिए और पब्लिक को भी इसके लिए हमेशा गौशाला का भी सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी हमेशा हमारे तरफ से फेवर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए इस मैटर में सारी गौशालाओं को कि जहाँ भी गौशाला है उसके सराउंड की जो गाय की अधिकार की ज़मीन है, उनके चरने के लिए जो जगह है उसको कम से कम फ्री छोड़ें। माता जी, अगर आज अतिक्रमण है तो गवर्नमेंट हमको थोड़ा फेवर करके एक एनओसी बना के दे दे कि भी अपनी गायों को चराने के लिए हमने आपको ये एनओसी दिया है, तो दूसरा कोई आके हमको बार बार परेशान नहीं करता। कैसे होता है कि हम अतिक्रमण एक ने किया, छुड़ाते हैं, दूसरा करता है। हम लोग इतने सालों से बस लड़ ही रहे, हमारा काम हम कम करते हैं और लड़ने का काम ज़्यादा करना पड़ता है। माता जी, हम कोरोना के ऊपर आते हैं। कोरोना के काल में हमने ऐसे सुना है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को अन्नदान किया है। उस वक्त जब कोरोना का प्रकोप हुआ, मेरे ख्याल से 23 तारीख थी। 23 तारीख को एकदम अचानक से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया। एक तो महीना आखिर था, लोगों का सैलरी का आने का दिन था। उस वक्त आम आदमी अपने जेब में पहले से बचा कुचा पैसा रखता है, क्योंकि हमको 7, 8, 10 दिन अपना घर चलाना। और उसमें अचानक लॉकडाउन होने के बाद धारा 144 लागू कर दी। अगर बाहर गए तो पुलिस मार रही थी। ऐसे में आप जैसे लोग आ गया है, तो उस वक्त आपने कितने लोगों को खाना बांटा और आपका ये जो कार्य क्षेत्र था वो कितने दिन तक चला? उस वक्त थोड़ा एक और आपके सवाल के बाहर की बात शुरू में बोलती हूँ कि ऐसे हमारा तो अन्न क्षेत्र चलता ही है, हमेशा ही चलता है, 24 घंटे चलता है। पर उस वक्त ऐसा हो गया ना, जो लॉकडाउन हो गया और लोगों को बाहर निकलना सब कुछ बंद हो गया, तो हमारा अन्न क्षेत्र होते हुए भी लोगों को खाना हम खिला नहीं सकते थे, भूखे लोग यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। तो उस वक्त जो लोग हमसे यहाँ पे मदद हमेशा लेते थे ना, ऐसे लोगों का अलग अलग एरिया से फ़ोन आने लगा कि हमारे घर में हम 2 दिन से 3 दिन से भूखे हैं और हमको कोई मदद नहीं कर रहा है, तो उस वक्त अब हमको खाना पहुँचाइए कैसे भी करके। ऐसे बहुत अलग अलग जगह से फ़ोन आने लगे। तभी हमको भी परमिशन नगर पालिका नहीं कर रही थी, बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं था। फिर हमने नगर पालिका में यहाँ के नगर सेविका कुछ है, उनको कांटेक्ट किया और बोला कि ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो पहले तो हमको उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करिए, किसी को करना नहीं है, सब जो भी करेगी नगर पालिका करेगी। और उन्होंने हमको बोला अगले दिन दूसरे दिन यहाँ पे एक एरिया बताया कि यहाँ से शुरू होने वाला है, लोगों का आप बोल दो। हमने बोल दिया लोगों को और लोग वहाँ जाके खड़े हो गए। कैसे कैसे चल के दूर के लोग आए, क्योंकि रिक्शा कुछ नहीं मिलता। लाइन में खड़े हो के 2-2, 3-3 बजे 10 बजे से खड़े लोगों का हमको फ़ोन आया कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई आया नहीं। बाद में मैंने उधर वापस फ़ोन किया तो बोला कि नहीं आज नहीं हो पाया, कल करेंगे। लेकिन हुआ ही, वो शुरू ही नहीं हुआ, पूरे लॉकडाउन में शुरू हुआ। उसके बाद मैंने 2 दिन के बाद में फिर मैंने बहुत ही थोड़ा अलग तरह से, मतलब जो ऐसे करना चाहिए वैसे किया कि भाई कम से कम हमको परमिशन दो, हम लोग नहीं देख सकते लोगों की तकलीफ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप लेके जाओ, लेटर में बना के देती हूँ। फिर हमको अति आवश्यक सेवा के लिए जो प्रोसीजर होता है वो सब करवा के दिया उन्होंने, और फिर हमने ये अनुष्ठान शुरू किया। और जब भी शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा लोगों का भी हमको फेवर मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत लोग जुड़े ना इतने सालों से हमारे साथ। तो तभी मैंने पहले दिन तो सिर्फ ऐसा जब चूल्हा जला के छोटा सा वीडियो बनाया और अपने सब जो भी जानने वाले सब लोगों को वायरल करके रोज़ यहाँ का अन्न सेवा शुरू किया। 200-500 जितने लोगों को खाना खिला सकेंगे हम लोग कर रहे शुरू। तो वो शुरू किया तो उसी दिन शाम से ही ऐसे लोगों का फ़ोन आने लगा जो हमको जानते, यहाँ आते हैं सालों से, कि आप जितना भी हो सके करिए, आप बंद मत करिए, अनाज पहुँच जाएगा। और दूसरे ही दिन 10,000, तीसरे दिन 15,000, ऐसे 25,000 तक का रोज़ का खाना 2.5 महीने तक हम लोग ने खिलाया। यहाँ से टेम्पो भर के लोग अनाज भेजते थे और पूरे सब बस्ती से लोग टेम्पो भर के खाना लेके जाते। आप हमारे साथ आई, इतनी बातचीत की, उसके लिए आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि गौ माता के रक्षण के लिए आगे आओ। और जो बात हमने आपसे इस चैनल के माध्यम से कहने की कोशिश की, एक बार आनंद धाम इस गौशाला में आओ। यहाँ की पूरी योजना, किस तरीके से गौ माता की रक्षा की जाती है, किस तरह से भूखे जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको खाना खिलाया जाता है, किस तरीके से पूजा की जाती है। और यहाँ का जो संदेश है, धर्म से बढ़कर अगर कुछ चीज़ है तो यहाँ पर सीखने मिलती है। इस वक्त मैं आपको यहीं पे रुकाता हूँ और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा। और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप इस आश्रम में आकर माता जी से एक बार जरूर मिले। शुक्रिया। आनंद धाम का आपने गौशाला देखा, भोजनालय देखा, मंदिर देखा। अभी हम आपको ऐसी जगह पे लेके आते हो जहाँ पे कुछ अलग
तरीके की इन्होंने रणनीति बना के रखी है और मैडम से हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें हैं जो क्लिनिक करके यहाँ पे खोला गया है, किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है हम मैडम से पूछेंगे। सर्वप्रथम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस अंकिता दोशी। आप क्या काम करती हैं आप? मैं यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उनका सबका नाम लिखना, उनको दवाइयाँ देना, स्टॉक्स देखना, दवाइयों का, वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। किस तरीके की दवाई दी जाती है, किस तरीके से आप यहाँ पर पेशेंट को केयर करते हैं? अच्छा, जैसे यहाँ पर एक्चुअली ये जो कोटक्कल का जो सेंटर है, हमने यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी खोल रखी है। इनका थेरेपीज़ भी होती है, स्पास और थेरेपीज़ भी होती है जिससे वो ठीक करते हैं लोगों को। तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ एक फार्मेसी खोली है और जो जितनी भी कोटक्कल की दवाइयाँ हैं उस पर हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको 5% डिस्काउंट पे देते हैं। बाकी उनका जो MRP है उस पर भी हम 5% लेस करके देते हैं ताकि उनके लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल रहे। ये क्लिनिक कितने बजे से कितने बजे तक शुरू रहता है? फ़िलहाल ये सिर्फ फ्राइडेज़ को होता है। फ्राइडेज़ को मॉर्निंग 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, जब तक पेशेंट्स रहें तब तक। यहाँ के डॉक्टर कौन है और डॉक्टर फ्राइडे को कितने बजे आते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर ये थेरेपी शुरू होती है? हाँ, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिसेस शीतल दोशी हैं और वो भी कोटक्कल के ट्रेंड डॉक्टर हैं, क्योंकि कोटक्कल का एक चीज़ ऐसे है कि सारे कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कोटक्कल की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनके कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। तो कोटक्कल से जो ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं वही वो दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो उनमें से ही एक है और वो फ्राइडेज़ को आती है। बाकी उनका थेरेपी सेंटर है, वहाँ पे वो पूरा हफ्ता रहती है और फ्राइडेज़ को वो यहाँ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको गौशाला दिखाई, आपने आश्रम का भोजनालय देखा, मंदिर देखा, हमने यहाँ की संचालक से बात की। आप सभी से गुजारिश है एक बार आकर ज़रूर इस जगह पर आकर किस तरीके से काम किया जाता है देख लें। मेरे सहयोगी के साथ PTV 9।